नमस्कार, मैं हूं अनीता और आदिवासी डेली में आज आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर वार्ताकार की घोषणा का अभी करना होगा इंतजार। ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित परियोजना में नहीं होगा आदिवासियों का विस्थापन। एलिफेंट कॉरिडोर और आदिवासियों पर संकट के बीच केरल सरकार को मिली हाईकोर्ट से चेतावनी और कर्नाटक में पीवीटीजी समूहों के लिए बनेंगे अलग मतदान केंद्र। एमबीबी पोल में उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट दर पर चर्चा और अस्मिता और अधिकार में आज जानिए किसे कहते हैं दखना। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर टिपरामोथा नेताओं की हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात, कहा वार्ताकार के मुद्दे पर बीजेपी ने दिया आश्वासन। ग्रेट निकोबार में सरकारी परियोजना के लिए नहीं होगा आदिवासियों का विस्थापन, सरकार का दावा, आदिवासियों के हित के आधार पर होगा फैसला। त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति हॉस्टल्स के हालात बदतर, मंत्री ने कहा जिम्मेदार लोगों पर होगी तुरंत कार्रवाई। केरल हाईकोर्ट ने दी राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, एलिफेंट कॉरिडोर में आदिवासियों को बसाने पर मांगी रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में पीवीटीजी समुदायों के लिए अलग से बनेंगे 40 मतदान केंद्र, आदिवासियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहल। एमबीबी पोल में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित तबकों के छात्रों की ड्रॉप आउट दर पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वार्ताकार कब आएगा और कौन होगा, इस पर अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं हो पाई है। टिपरामोथा पार्टी के नेता अनिमेश देव वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि बुधवार को टिपरामोथा के प्रतिनिधिमंडल ने असम के मुख्यमंत्री और नेडा के संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर बात की थी। ये मीटिंग 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान विस्तार से बात हुई। उन्होंने कहा कि इस बातचीत से हम संतुष्ट हैं। ऐसे में ये लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर टिपरामोथा पार्टी को आश्वासन मिला है। हालांकि वार्ताकार की घोषणा के बारे में टिपरा नेता ने कहा कि वार्ताकार कब आएगा इस बारे में अब से हिमंता बिस्वा शर्मा ही बताएंगे। हालांकि हम लोग इस पर नजर रखे हुए हैं। हमें विश्वास है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में त्रिपुरा के लोगों के विकास पर भी चर्चा हुई। दरअसल बुधवार को टिपरामोथा पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अचानक गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ था, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी और टिपरामोथा के बीच वार्ताकार के मुद्दे पर बातचीत के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। आपको बता दें, टिपरामोथा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर लगातार केंद्र को चेतावनी दे रहे थे। बुधवार को उन्होंने कहा था कि वो केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय के मसलों की नहीं सुनेगी तो उनकी पार्टी टिपरामोथा राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में इस मुद्दे को उठाएगी। इस साल टिपरामोथा ने ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे को लेकर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 13 पर जीत हासिल की थी। फिलहाल टिपरामोथा राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। माननीय गृहमंत्री এই দেশে কি বলতে চেয়েছেন, ভারত সরকার এবং মোদিজির স্বপ্ন ত্রিপুরার তিপ্রাসা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষের জন্য ওনারা পার্মানেন্টলি বংশ পরম্পরায় জেনারেশন টু জেনারেশন আমাদের মধ্যে যেন আর বিভেদ না হয়, কোনো ধরনের আমাদের মধ্যে। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी। इस दौरान आने वाले दिनों में टिपरासा और दूसरे समुदायों के बीच कोई टकराव की स्थिति ना पैदा हो, इस पर गृह मंत्री का क्या रोड मैप है, ये जानकारी उन्होंने हमें विस्तार से दी। उन्होंने हमें धैर्य रखने के लिए कहा। एक बात और है कि आज से वार्ताकार के मुद्दे पर हम में से कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा ही इस बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। যিনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, উনি দেশবাসীর কাছে এবং আমাদের রাজ্যবাসীর কাছে টাইম টু টাইম আপডেট করবেন। और अब त्रिपुरा से चलते हैं अंडमान और निकोबार। ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित 72,000 करोड़ की परियोजना के लिए
आदिवासियों का विस्थापन नहीं किया जाएगा। बुधवार को ये जानकारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा को दी। इस परियोजना के मुताबिक ग्रेट निकोबार द्वीप की वन भूमि में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप खुलेगी। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव के एक सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा कि कुल 7.114 वर्ग किलोमीटर परियोजना के लिए आदिवासी आरक्षित क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आरक्षित क्षेत्र का उपयोग इलाके में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के हितों के अधीन होगा, विशेष रूप से शोम्पेन जनजाति जो पीवीटीजी समूह में शामिल है। अपने जवाब में सरकार ने कहा कि आदिवासी आरक्षित क्षेत्र का उपयोग आदिवासी आबादी, विशेष रूप से शोम्पेन को प्रभावित किए बिना आदिवासी जनजाति संरक्षण विनियमन के प्रावधानों का सख्त कार्यान्वयन, आदिवासियों का विस्थापन नहीं होने और इको टूरिज्म को प्रभावी तरीके से विनियमित किया जाना जैसी शर्तों के अधीन होगा। आपको बता दें, सरकार का ये जवाब ऐसे समय में आया है जब इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, वन्यजीव विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों ने चिंता जताई थी। जानकारों का दावा है कि इस परियोजना से इस द्वीप की जैव विविधता और मूल निवासियों पर खतरा मंडरा जाएगा। और एक बार फिर लौटते हैं त्रिपुरा के आदिवासी कल्याण मंत्री ने आज राजधानी अगरतला के 3 अनुसूचित जनजाति वाले स्कूलों के छात्रावासों का निरीक्षण किया। मंत्री विकास देव वर्मा ने अगरतला के सुपारी बागान, तुलसीबती और उमाकांत स्कूलों के हॉस्टल्स में छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं और खाने की जांच की। इस निरीक्षण के बाद मंत्री ने हॉस्टल्स के हालात पर नाराजगी जताई। आदिवासी कल्याण मंत्री ने मीडिया को बताया कि इन छात्रावासों के हालात बेहद खराब हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर त्वरित कार्रवाई करने की बात भी कही। আজকে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আমাদের অফিসের ওএসডি আছে এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবগুলো আছে। मैं आज सुपारी बागान और दूसरे हॉस्टल के निरीक्षण पर गया था। मेरे साथ विभाग के अधिकारी भी थे। जो मैंने देखा उससे पता चला कि इन हॉस्टलों के हालात बेहद ख़राब हैं, जो मैं बता भी नहीं सकता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, इसलिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। জড়িত আছে তাদের তুরন্ত অ্যাকশন করতে হবে। আমি করাবো। আমি আমার সেক্রেটারিকে বলে, ডাইরেক্টরকে বলে এটার যারা যারা এখানে জড়িত আছে। और अब त्रिपुरा से चलते हैं केरल हाईकोर्ट ने ऑपरेशन अरिकोम्बन पर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि अगर ये पाया गया कि इडुक्की जिले का वो इलाका जहां जंगली हाथी अरिकोम्बन घूम रहा था, वहां आदिवासी लोगों को बसाने से पहले हाथियों का निवास स्थान यानी एलिफेंट कॉरिडोर था, तो फिर कोर्ट सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जस्टिस A.K. जयशंकरन नाम्बियार और गोपीनाथ P. की पीठ ने राज्य सरकार से साल 2000 में क्षेत्र में आदिवासी लोगों के पुनर्वास पर रिकॉर्ड और रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ये हाथियों का निवास स्थान था तो फिर आपने लोगों को यहाँ बसाकर खतरे में डालने का काम किया है। इसके साथ ही अदालत ने हाथी अरिकोम्बन को पकड़ने और कैद करने के लिए अंतिम रूप से कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। दरअसल अरिकोम्बन नाम का एक जंगली हाथी इडुक्की जिले की ऊंची पहाड़ियों में तबाही मचा रहा है। ऐसे में राज्य वन विभाग ने अरिकोम्बन को पकड़ने और उसे कुमकी यानी एक बंदी हाथी बनाने की योजना बनाई। लेकिन पीपल फॉर एनिमल्स ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी। फिलहाल कोर्ट ने हाथी को शांत करने और रेडियो कॉलर के जरिए उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अनुमति दी है।
और आखिर में चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और मतगणना 13 मई को की जाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि निर्वाचन आयोग राज्य के वंचित जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के लिए 40 अलग मतदान केंद्र स्थापित करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, ये मतदान केंद्र अलग नजर आएंगे, ये आदिवासियों से जुड़े हुए लगेंगे ताकि वे घर जैसा महसूस करें। ये पहल दिखाती है कि हम उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये पहल उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। आपको बता दें, राज्य में 2 ऐसे समुदाय हैं जो पीवीटीजी श्रेणी में आते हैं। एक है जेनु कुरुबा और दूसरा है कोरगा। जेनु कुरुबा मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती जंगलों में निवास करते हैं। इसका अर्थ होता है शहद। इनकी आबादी लगभग 37,000 है। ये लोग परंपरागत रूप से जीवन यापन के लिए शहद और अन्य वन उपज इकट्ठा करते हैं। वहीं कोरगा आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से केरल में कासरगोड जिले के साथ कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिवमोगा और कोडागु जिलों में बसा हुआ है। कर्नाटक में करीब 7% आबादी अनुसूचित जनजाति समुदाय की है। विधानसभा की 15 सीटें इनके लिए आरक्षित है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले 5 सालों में आदिवासी और वंचित तबकों के 19,000 छात्रों ने ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई छोड़ी है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। हालांकि ऐसी जानकारी पहली बार सामने नहीं आई है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 60% ने माना कि सरकार इन तबकों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। वहीं 25% के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में माहौल बदलने की जरूरत है, जबकि 12% के मुताबिक ऐसे में शिक्षण संस्थान या सरकार की गलती नहीं है, बल्कि छात्र ही इतना दबाव नहीं झेल पाते। तो वहीं 2% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में कुछ आंकड़े पेश किए जो चौंकाने वाले थे। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में 19,000 से ज्यादा छात्रों ने ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। ये छात्र SC, ST, OBC समुदायों से थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में साल 2018 से लेकर 2023 तक के ये आंकड़े पेश किए। मंत्री ने बताया कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा 14,446 छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ी, तो 4,444 छात्रों ने IIT को छोड़ा और 366 छात्र IIM से पढ़ाई छोड़ गए। हालांकि सरकार ने इस ड्रॉप आउट के पीछे किसी बड़ी वजह की जानकारी नहीं दी। वहीं बुधवार को ही राज्यसभा में एक और सवाल के जवाब में केंद्र ने कहा कि पिछले 5 साल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव और अलगाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। और जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, जातिगत भेदभाव का कोई डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। पिछले हफ्ते ही शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने संसद को बताया था कि पिछले 5 वर्षों में IIT से 33 आत्महत्याएं हुई, NIT में 24 और IIM में 4 आत्महत्या के मामले सामने आए थे। सरकार का ये जवाब ऐसे समय में आया है जब देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित तबकों के छात्रों की आत्महत्या के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। तो वहीं ड्रॉप आउट दर भी बेहद परेशान करने वाली है। लेकिन सरकार का दावा है कि ऐसे छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे एक पोशाक दखना के बारे में। असम की ज्यादातर आदिवासी महिलाएं अपने कपड़ों को खुद बुनती हैं।
यहाँ की बोडो और राभा दोनों ही आदिवासी समुदाय की महिलाएं दखना बुनने में माहिर हैं। दखना देखने में साड़ी जैसी लगती है, लेकिन इसे दखना कहना ही सही होगा। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों की महिलाएं अलग अलग तरीके से साड़ी बांधती हैं। राभा और बोडो महिलाओं का भी साड़ी बांधने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखने में भी राभा और बोडो साड़ी या दखना एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें कुछ बारीक फर्क होता है। ये फर्क इनके बॉर्डर और पल्लू के डिजाइन में आप देख सकते हैं। असम के बोडो बहुल इलाकों में महिलाएं रेशम के कपड़े भी बुनती हैं। अभी भी लगभग हर घर में हथकरघा होता है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।